दोस्तों 18 जनवरी सन 2018 को इंडिया ने एक मिसाइल का तजर्बा किया जिसे बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की सफ़ में शुमार किया गया है। यानी ये एक ऐसा मिसाइल है जो एक बर-ए-आज़म से फ़ायर किया जाता है तो दूसरे बर-ए-आज़म में वाक़ई अपने हदफ पर जा गिरता है। इसका भारतीय नाम अग्नि 5 है और अगरचे इस नाम के पहले भी मुख्तलिफ बरसों में कई मिसाइल फ़ायर किए जा चुके हैं जिनकी मार बिलतरतीब 3000, 2000 और 4000 किलोमीटर तक थी, लेकिन इस अग्नि 5 वर्शन की मार 5000 किलोमीटर तक थी। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल बर-ए-आज़म एशिया से फ़ायर होकर यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक मार कर सकता है। दोस्तों जिस जगह ये मिसाइल छोड़ा गया वो इंडिया के मशरकी साहिल पर रियासत उड़ीसा के नज़दीक एक जजीरा है जिसका नाम जजीरा अब्दुल कलाम रखा गया है। उड़ीसा नाम की इस रियासत का ये मशरकी जजीरा खलीज बंगाल के मगरबी साहिल पर वाक़ई है। दोस्तों हमने मीडिया पर यही सुना है कि इंडिया ने अग्नि 5 का मिसाइल फ़ायर किया है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और ये जोरी वारहेड उठाकर टारगेट तक ले जा सकता है और बस। लेकिन ये मिसाइल इतना तवील फासला कैसे तय करता है? क्या इसमें कोई पायलट होता है या नहीं होता? और ये किस तरह मुमकिन होता है कि वो ऐन अपने मुकर्रर हदफ पर जा गिरता है? इन सवालों का एक सरसरी सा तज़किरा करूं तो शायद आपको समझ आए कि ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। दोस्तों हमने मीडिया में सुना था कि अग्नि 5 के 3 मरहले थे। इसका मतलब ये था कि इस मिसाइल को अपने हदफ तक पहुंचने के 5000 किलोमीटर के सफ़र में 3 मराहिल का सामना था। ये 3 मराहिल गोया इसके 3 हिस्से थे। हिस्सा अव्वल सबसे मुश्किल मरहला था। इस मरहले में मिसाइल को सारा वज़न अपनी नोक पर रख कर फ़ज़ा में बुलंद होना था। ज़मीन पर से इसको ऊपर उठाने के लिए एक ज़बरदस्त थ्रस्ट की ज़रूरत थी। जब ये एक बार अपने लॉन्चिंग पैड से फायर होकर फ़ज़ा में बुलंद होना शुरू हुआ तो जो ऊपर गया इसकी रफ्तार बढ़ती गई और इसके ईंधन का ख़र्चा भी कम होता गया। इसकी मिसाल आपकी गाड़ी से दी जा सकती है। जब आप पहला गियर लगाते हैं तो इसमें इंजन का बहुत ज़ोर लगता है। आपकी कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगती है तो दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा या पांचवा गियर लगाना पड़ता है। जो अगले गियर लगते हैं ना सिर्फ गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो जाती है बल्कि पेट्रोल डीजल का खर्च भी कम हो जाता है। यही हाल मिसाइल की उड़ान का है। इसका पहला मरला गोया पहला गियर है जिसके अंदर खुद 4-5 जेली गियर लगे होते हैं। जब ये मिसाइल इतना सफ़र कर लेता है कि पहले मरले का ईंधन ख़त्म हो जाता है तो एक केबल के ज़रिए दूसरी स्टेज खुद ब खुद जल उठती है और पहले नीचे गिरकर खाकस्तर हो जाती है और इसके बाद तीसरी और फिर चौथी वगैरह। दूसरे, तीसरे और चौथे मरले में मिसाइल की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है और अगर इस मिसाइल का बैरूनी हिस्सा फायर प्रूफ ना हो तो सारा मिसाइल पल भर में जलकर राख हो जाए। अब मिसाइल का वो मरला शुरू होता है जो ज़्यादा टेक्निकल और ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़मीन से लॉन्च होने के बाद जब मिसाइल के सारे हिस्से जल जाते हैं तो इसके अगले हिस्से में एक जोहरी बम रखा होता है। अगर असल बम ना हो तो इसके वज़न का कोई आहनी या फौलादी गोला रख दिया जाता है जिसके गिरदा गिर्द भी फायर प्रूफ मवाद लगा दिया जाता है। जब ये मिसाइल इंतहाई बुलंदी हासिल कर लेता है तो इसकी उड़ान लाइन एक ख़ास ज़ाविये से सफ़र करते हुए लॉन्चिंग पैड से टारगेट की तरफ हो जाती है और जब मिसाइल ऊपर से नीचे गिरना शुरू होता है तो इसको किसी पुश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। वो ज़मीन की कश्श शकल के बायस खुद ब खुद ज़मीन की तरफ गिरता है। इस मरले का रुख टारगेट पर फिक्स रखने में मिसाइल की नोक पर लगे सेंसर और दीगर नाजुक आलात काम आते हैं और इसे राह रास्त से भटकने नहीं देते। इंतहाई बुलंदी से नीचे ज़मीन की तरफ का ये सफ़र उस सफ़र से भी ज़्यादा मुश्किल होता है जो ज़मीन से मिसाइल को उठाकर ऊपर फ़ज़ा में ले जाता है। इस साइंस को इस्तिलाह में बैलिस्टिक कहते हैं, इसलिए इस मिसाइल का नाम भी बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब एक और फ़न जो हर मिसाइल लॉन्चिंग में इस्तेमाल होता है इसे ग्राउंड स्टेशन या ग्राउंड कंट्रोल कहा जाता है। मिसाइल की नोक पर हसास और फायर प्रूफ कैमरे लगे होते हैं जिनका रुख ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। इस रुख को कंट्रोल भी किया जा सकता है।
فضا سے زمین کی طرف آتے ہوئے کسی میزائل کی سمت اگر غلط ہو اور ٹارگٹ سے ادھر ادھر ہو رہی ہو تو اسے ٹارگٹ پر رکھنے کے لیے گراؤنڈ کنٹرول سے کام لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میزائل کی لانچنگ کے بعد ایک بڑے کمرے میں کئی ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں جو کمپیوٹروں کی سکرینوں پر میزائل کی اڑان، رفتار اور سمت کا برابر جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر میزائل اپنے راستے سے بھٹکنے لگے تو اس کی نوک پر لگے آلات کی مدد سے کنٹرول اسٹیشن سے اس کی سمت کا زاویہ درست کیا جاتا ہے اور یہی ٹیکنالوجی رفتار گھٹانے یا بڑھانے کے کام آتی ہے۔ جب کوئی میزائل اپنے ہدف پر لگتا ہے تو اس کا کنٹرول اسٹیشن بتا دیتا ہے کہ یہ تجربہ کامیاب ہوا یا ناکام رہا۔ پاکستان کو بین البراعظمی بیلسٹک میزائل بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اب تک جو میزائل بنائے ہیں ان کا دائرہ صرف مخصوص اہداف ہے جن کا علم تمام قارئین کو ہے کہ وہ اہداف کون کون سے ہیں۔ یہ بھارت ہے کہ جس نے اگنی 5 کے بعد اعلان کیا ہے کہ یہ میزائل چین کی انتہائی شمالی سرحد پر بھی گرایا جا سکتا ہے، یعنی بیجنگ سے بھی اوپر اور آگے۔ اب پاکستان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی میزائل لانچنگ کا سلسلہ شروع کرنے والا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی میزائلوں کی رینج کہاں کہاں تک جاتی ہے۔ دوستو 12 جنوری کو انڈیا نے خلا میں اپنا 100واں سیارہ کامیابی سے چھوڑا ہے، یعنی ایک اور لانچنگ اسٹیشن سے 31 چھوٹے سیارے خلا میں چھوڑے گئے ہیں جن میں امریکہ، کینیڈا، فن لینڈ، فرانس، جنوبی کوریا، برطانیہ اور انڈیا کے اپنے سیارے بھی تھے۔ سیاروں کو خلا میں بھیجنے کے ایک اور بین الاقوامی پروگرام کو سپیس ایکس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جس ملک نے بھی اپنا کوئی جاسوس سیارہ وغیرہ خلا میں بھیجنا ہو تو وہ سیارہ تیار کرے، راکٹ کا کرایہ ادا کرے اور یہ سپیس ایکس راکٹ سے خلا میں بھیجنے کو تیار ہوگا۔ یہ ایک فائدہ بخش بزنس ہے اور اس کاروبار کی عالمی مارکیٹ $300 ارب سالانہ ہے۔ انڈیا نے درجے بالا غیر ملکی سیارے خلا میں بھیج کر $4 ارب کا بزنس کیا ہے۔ یہ سیارے انڈیا کے ایک جنوبی صوبے آندھرا پردیش میں سری ہاری کوٹا کے لانچنگ اسٹیشن سے چھوڑے گئے۔ انڈیا یہ سیارے چھوڑ کر خلا سے کئی ملکوں کی جاسوسی کر رہا ہے۔ البتہ چین اور پاکستان انڈیا کی فوجی حرکتوں کی کیا سنگن لگا رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی شاید انڈیا کو معلوم نہیں۔ قارئین گرامی، میں نے آپ کا بہت سا قیمتی وقت ایک خشک موضوع کی چند ابتدائی اور اساسی باتیں بتانے میں اس لیے ضائع کیا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ دنیا خلائی پروگراموں میں کیا کچھ کر رہی ہے، کہاں پہنچ چکی ہے اور آئندہ کے امکانات کیا ہیں۔